नमस्ते, मैं हूं आचार्य राकेश और आज संस्कृत व्याकरण की इस कक्षा में हम आपको बताने वाले हैं प्रत्ययों के बारे में। उपसर्ग और प्रत्यय भाषा के ये दो इतने महत्वपूर्ण आधार स्तंभ हैं जो किसी भी शब्द में जब इनका प्रयोग होता है, जहां पर उपसर्गों की बात करूं तो उनके अर्थ में चमत्कारी ढंग से परिवर्तन होता है, लेकिन प्रत्यय किसी भी शब्द में या क्रिया में जब लगते हैं तो उनकी गुणवत्ता को बढ़ा देते हैं। अब बात अगर संस्कृत व्याकरण की हो तो वहां पर प्रत्ययों को समझना बहुत आवश्यक है। सीबीएसई की कक्षा 7वीं से ही प्रत्ययों का प्रयोग सिलेबस में या पाठ्यक्रम में है। आइए इसको जरा समझते हैं। प्रत्यय के बारे में बात करते हुए प्रत्यय के जो तीनों भेद हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला प्रत्यय नंबर 1 पे हमने लिखा है कृदंत। कृदंत में दो शब्द है, कृत और अंत। कृत अंत में है जिसके अर्थात ये वो प्रत्यय हैं जो कृत यानी क्रिया, यानी ऐसे प्रत्यय जो क्रियाओं में लगते हैं उनको हम कहते हैं कृदंत। दूसरा प्रत्यय है जो है तद्धित। तद्धित प्रत्यय ये शब्दों में लगते हैं, जब किसी शब्द के अंत में प्रत्यय लगते हैं यह है तद्धित। और तीसरे प्रकार का प्रत्यय है जिसका नाम है स्त्री प्रत्यय। स्त्री नाम सुनते ही मुस्कुराहट, ये वो प्रत्यय है जो किसी भी शब्द का स्त्रीलिंग में परिवर्तन कर देता है। अगर क्रिया भी है और वो भी प्रत्यय लगने के बाद से अगर कोई पद बनता है तो उसका ये संस्कृत, क्षमा करिए, उसका ये स्त्रीलिंग रूपांतरण है। आज हम लोग इसके बारे में विधिवत चर्चा करेंगे और इसका नाम है कृदंत। तो ये दो मैं मिटा देता हूं थोड़ी देर के लिए और यहां पर सबसे पहले कृदंत प्रत्यय और उनसे जुड़ी बातचीत आपसे हम करेंगे। कृदंत में कमाल यह है कि ये वो प्रत्यय होते हैं जो क्रियाओं में लगते हैं और इनका प्रयोग सबसे ज्यादा होता है। इसमें भी आज जो मैंने आपके लिए प्रत्यय चुना है उसका नाम है त्वा प्रत्यय। ध्यान दीजिएगा, इसका उच्चारण कत्वा नहीं है, ये त्वा, हल्का सा क आता है। और आपको सिर्फ प्रयोग, कक्षा 7वीं के छात्रों को सिर्फ इसके प्रयोग को समझना है। प्रयोग ये है कि इस प्रत्यय में जब लोप होता है, ये एक व्याकरणिक प्रकरण है, तो लोप होने के बाद से सिर्फ बचता क्या है, त्वा। ये कट जाता है, लोप हो जाता है। और इस प्रत्यय का जो अर्थ होता है वो होता है करके। तो ये किस अर्थ में इस्तेमाल होती है, करके अर्थ में। अब जरा इसका किसी भी धातु के साथ या किसी भी क्रिया के साथ जरा प्रयोग देख लीजिए। मान लीजिए अगर हमने पहला शब्द लिया, सबको पता है पठ धातु, और पठ धातु पढ़ने के अर्थ में इस्तेमाल होती है। यहां पर हमने लगाया सीधे सीधे त्वा प्रत्यय, तो नियम के आधार पे इसका हो गया लोप। क्या बचा, पठ और त्वा। इन दोनों को जब हम मिला देंगे तो यहां पर एक बीच में ई का आगम होता है, और वो आगम क्यों होता है ये हम व्याकरण की दूसरी कक्षाओं में आपको बता पाएंगे। यहां पर सिर्फ आपको एक ही चीज समझना है, अगर ये पठ है और इसका अगर लट लकार में पठती है तो में जो ई लग रहा है वही ई यहां पर बीच में आके बैठ जाता है, मित्रवत बैठता है, इसलिए रूप बन जाता है सीधे पठित्वा। अब इस पठित्वा का जो अर्थ हुआ वो हो गया पढ़ करके। तो ये रहा पठ धातु। इसी तरीके से आप दूसरी कई सारी धातुओं में इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये सबसे आसान प्रत्यय है, सीधे सीधे यहां पे त्वा जो है जुड़ जाता है। और कुछ धातुएं देखिए, कुछ धातुओं के अर्थ थोड़े से अलग चलते हैं। जैसे आप देखो गम, गम धातु है, गम मतलब जाना, लेकिन इसमें जब त्वा प्रत्यय जुड़ जाता है, त्वा प्रत्यय जुड़ा, बराबर का चिन्ह लगाएंगे और ये देखिए हलंत लगाइए, त्वा यहां पे लगाइए, यहां पर सीधे सीधे गत्वा बनता है, गमित्वा नहीं बनता है। जो लोग व्याकरण शास्त्र का विधिवत अध्ययन करते हैं उनको पता है गम में जो मौत लगा हुआ हलंत के रूप में है, और जब भी इसका कोई हम प्रयोग करते हैं जहां कहीं भी हलंत लगा होगा उसका हम कैलकुलेशन करते ही नहीं है। ठीक वैसे ही
जिस प्रकार से यहां पर जैसे अगर कोई धातु है पिब, कहीं कहीं इसका पा धातु भी रूप मिलता है, अगर इसमें हम लगा दें कत्वा तो क का लोप हो जाएगा और सीधे सीधे ये बन जाता है पीत्वा, पी करके। कहीं के इनके रूप थोड़े से बदलते हैं और वो व्याकरण के नियमों के आधार पे है। सातवीं के छात्रों को सिर्फ इसके प्रयोग और प्रत्ययों के आइडेंटिफिकेशन को समझना होगा। जिस तरह से यहां पर एक धातु है नी धातु, और नी में हमने लगा दिया कत्वा प्रत्यय, नियम के आधार पर इसका हुआ लोप, नी और प्लस त्वा, सीधे बन जाता है नीत्वा। नीत्वा यानी ले जाना। इसका एक और अर्थ होता है नेतृत्व करना। नी नए धातु है, ले जाने और नेतृत्व करने के अर्थ में आती है। ध्यान दीजिएगा, यही वो नी है जिससे नेता शब्द भी बनता है, और नेता का अर्थ होता है जो ले जाता है आगे, जो नेतृत्व करता है। ये अलग बात है कि हमारे देश में नेता शब्द बहुत ही विख्यात कुख्यात जो भी बोलिए। तो ये है आपका कृदंत का पहला प्रत्यय, जिसको हम यहां पे आपको समझा रहे हैं, त्वा प्रत्यय। बाकी के प्रयोग आप इनबॉक्स में पूछ सकते हो अगर आपको कोई समस्या है। इसमें जो दूसरा प्रत्यय है ये बड़ा कमाल का है, और मैं इन दोनों को थोड़ा सा कोशिश करूंगा। लेप, दोस्तों ये जो लेप प्रत्यय कमाल का है। यहां पर आपको यह समझना सिर्फ यह है कि लोप होने के बाद से बचता क्या है। लोप होने के बाद से, ये मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं ये कक्षा 7वीं और 8वीं के बच्चों के लिए है, तो इसमें हो सकता है कुछ एक प्रकरण में स्किप कर रहा हूं। व्याकरण, संस्कृत व्याकरण ऐसा लोग बोलते हैं कि बहुत सरल है, आसान है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी चीज सरल या आसान तब आपको लगती है जब आपको आती हो तो सरल है, और नहीं आती हो तो मुश्किल है। पर व्याकरण जो संस्कृत का है वो काफी बढ़िया तो है, पर इतना आसान नहीं है। इसको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इसलिए मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया, लोप होना। अब लोप क्या है, अदर्शनम लोप है या क्या है, ये जब बीए वाले या बड़ी कक्षाओं में संस्कृत पढ़ते हैं वो समझेंगे। लेप में लौ भी कट जाता है, पौ भी कट जाता है, फिर बचा क्या, सिर्फ यौ। अच्छा, कमाल की बात यह है कि अभी जो इसके पहले प्रत्यय पढ़े थे कत्वा, करके अर्थ में, लेप का मीनिंग भी, लेप का अर्थ भी क्या होता है, करके या होके, जिस धातु के साथ लगेगा। तो अब एक बड़ा सवाल छात्रों के मन में, विद्यार्थियों के मन में, या संस्कृत के जो भी अध्येता है ये उठ सकता है कि ऑलरेडी एक प्रत्यय है जिसका अर्थ होता है करके, लेप का अर्थ भी करके होता है, तो फिर इसकी आवश्यकता ही क्यों है। आवश्यकता है, लेप का प्रयोग जो है एक विशेष परिस्थिति में होता है, और उस विशेष परिस्थिति का नाम है, पहले तो लेप का यहां पे य आएगा। लेप सिर्फ तभी इस्तेमाल होता है जब धातु के पहले क्या लगा हो, उपसर्ग। ये रेड कलर से लिख रहा हूं, यानी ऐसी धातु जो उपसर्ग से युक्त हो। और शायद बताने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको समझते होंगे कि उपसर्गों का प्रयोग हमेशा शब्द या धातु के पहले होता है, और प्रत्यय कहां लगते हैं, बाद में लगते हैं। हिंदी में भी जैसे मानव शब्द है, ता प्रत्यय लग गया, मानवता बन जाता है। तो उपसर्ग युक्त जब क्रिया हो तब इस लेप का प्रयोग होगा। अगर उपसर्ग युक्त क्रिया नहीं है तो आप वहां पे कत्वा प्रत्यय, त्वा प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे एक उपसर्ग हो गया सम। सम उपसर्ग बराबर के अर्थ में, योग्य के अर्थ में भी इस्तेमाल की जाती है। गम धातु लगा दिया, और प्रत्यय क्या लगाया, लेप। ध्यान से समझना, सम उपसर्ग है, गम धातु है, आप चाहो तो यहां पे धातु का एक सिग्नल दे सकते हो इस तरीके का, और लेप प्रत्यय हो गया। अब आपसे पूछूंगा, सम उपसर्ग ऐसे ही बराबर हमने इसको कॉपी कर दिया, बराबर का चिन्ह दे दो। गम बिल्कुल एज इट इज रहेगा। लेप में क्या बचेगा, यह बचेगा, यहां धन का चिन्ह, प्लस का चिन्ह दे रहा हूं, ये कट गया, ये कट गया। अच्छा, ये एक सूत्र होता है, लसक को तद्धिते और
प हलंत है, तो हलंत होने के कारण ऐसे ही वो कट जाता है, लोप हो जाता है। य बच गया। अब इसको अगर आप एक साथ मिला दोगे ना तो ये हो जाएगा संगम्य। अब एक सवाल उठ सकता है, यहां पे म है, यहां पे ग है। जो व्याकरण शास्त्र को बहुत गहराई से पढ़ते हैं वो इस बात को बहुत अच्छे ढंग से समझेंगे कि यहाँ पर एक नियम होता है, जब भी दो परिस्थितियां ऐसी हो तो ये जो म है अनुस्वार बन जाता है, मोनुस्वार है, और माथे पे बैठ गया, संगम्य। संगम्य ठीक उसी प्रकार से आप और भी यहां पर प्रयोग कर सकते हैं। तो ल्यप प्रत्यय और क्त्वा प्रत्यय, इन दोनों के बीच में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि जब भी उपसर्ग युक्त धातुएं होंगी तो वहां पर लेप का इस्तेमाल होगा। और तीसरा प्रत्यय जो आज मैं कोशिश कर रहा हूं कि 3 प्रत्यय मैं आपको इस छोटे से सेशन में समझा पाऊं, आप इनबॉक्स करके प्रैक्टिस करिएगा, और अगर आपको कोई चीज पूछनी हो जरूर पूछिए। एक तीसरा प्रत्यय जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, तुमुन। और इस तुमुन प्रत्यय का बहुत ज्यादा प्रयोग है। इसका अर्थ होता है के लिए। अक्सर इसको क्या अर्थ होता है? के लिए, इस अर्थ में इस्तेमाल की जाती है। अगर नियम से देखोगे तो संप्रदान चतुर्थी यानी चतुर्थी विभक्ति के लिए भी इसका प्रयोग देखा जाता है और किया भी जाता है। अब समझना क्या है कि भैया लोप होके क्या बचता है। फिर से याद दिला दूं कि जो लोग भी 6वीं 7वीं या 8वीं के सीबीएसई के छात्र या दूसरे बोर्ड में भी पढ़ते हो, तो लोप का मतलब होता है कुछ व्याकरणिक प्रक्रियाएं हैं। वो प्रक्रिया मैं यहां पर डिटेल नहीं बता रहा हूं, सिर्फ समझिए तुमुन में लॉ पहले ही कट गया। बस इसको ना एक समझ लो कि जहां भी हलंत लगा होता है किसी भी सूत्र में, उसकी इत संज्ञा एक नाम है, और जिसकी इत संज्ञा होती है उसकी तस्य लोपा एक फॉर्मूला है, उससे लोप हो जाता है। आप इस पछड़े में बिल्कुल मत पड़ो, आप बस ये समझ लो न लगा है, जब उसको कैलकुलेट किया जाएगा अपने आप कट जाएगा। मौ में जो ऊ लगा है ये भी कट जाएगा, उसका भी सूत्र है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। यानी बचता सिर्फ कौन सा है? तुम शब्द। ऊ हट जाएगा तो ध्यान रहे हलंत लगेगा, ये तुम वाला नहीं है। यानी अगर कोई धातु, अब फिर से यहां पे पठ धातु ले लीजिए। पठ धातु किस अर्थ में प्रयोग में आती है? पढ़ने के लिए। तो पठ, और यहां पे हमने क्या लगा दिया? तुमुन। अब आप खुद जवाब दीजिए। चलिए, हमने यहां पे सिर्फ पठ लिख दिया, तुमुन में क्या बचा? तुम बच गया। एक नियम ध्यान में रखना, यहां पर ई का आगम होगा। दोस्तों, आगम हमेशा मित्रवत होता है और आदेश व्याकरण में शत्रुवत होता है। आदेश जब संधि पढ़ाएंगे कभी फिर आपको समझाएंगे। यहां पर आगम का मतलब है दोनों, आपके और आपके बीच में आपका कोई दोस्त आता है तो आपके दोनों के बीच में बैठता है, थोड़ा स्थान खिसका लेता है, भाई थोड़ा खिसको, और बीच में बैठ जाएगा। इसलिए आगम को मित्रवत कहता है। शत्रु आएगा वो आपको मार देगा, हटा देगा, फिर बैठेगा। तो आगम कहां हुआ? दोनों के बीच में। दोनों के बीच मतलब ठ यहां पे है, त यहां पे है, यहां पे स्वर की जरूरत है और ई का आगम हो रहा है। तो ई का आगम होने से यहां पर हो जाएगा पठी तुम, पढ़ने के लिए। अब वाक्य प्रयोग देख लो, जैसे मैं पढ़ने के लिए जाता हूं, तरीके दो हैं। अहम पठनाय गच्छामि, एक ये तरीका है। दूसरा, इसकी जगह पे विभक्ति का प्रयोग न करके आप प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं और सीधे लगा दीजिए पठितुम गच्छामि। प्रत्ययों के प्रयोग में हम कभी कभी दो वाक्यों को आपस में जोड़ते भी हैं, मैं यहां पे करके दिखा रहा हूं। आप, फिर से बोल रहा हूं कि जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो हम चाहे यहां कितना भी मेहनत करें उसका कोई प्रयोग नहीं है। देखिए एक वाक्य देखिए, अहम गच्छामि, ठीक है। अब एक दूसरा वाक्य है, अहम मैं पठामि।
हमें इनको जोड़ना है। या अब तरीके हैं, मैं जाता हूं, मैं पढ़ता हूं, तो हिंदी में बोलते हैं मैं पढ़ने के लिए जाता हूं। पढ़ किसके लिए? पढ़ने के लिए। तो यहां पर इनको आराम से जोड़ सकते हैं इस तरह के वाक्य यहां पे, जैसे अहम, तुम उनका प्रयोग करिए, पठितुम गच्छामि। तो इस तरह इन प्रत्ययों का प्रयोग विभिन्न तरीके से होता है। और अगर अभी भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो। मैं कोशिश करूंगा कि व्याकरण के जटिल से जटिल विषयों को साधारण, सरल और बिल्कुल आपकी भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। और देखते रहिए। थैंक यू सो मच।